हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का निचोड़। और सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। रीज़न बिहाइंड दिस कि ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है और इस चैप्टर में से केस स्टडी दिए हैं सीबीएसई ने, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज हो हमारे पास। वैसे मैंने इस चैप्टर का वन शॉट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिए हैं, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, वो आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड बहुत अच्छा रहेगा कि उसके बाद ही आप इसे पढ़ने आओ, है ना, सो दैट कि आपको मैक्सिमम बातें क्लियर हो और दो चार बातें रह जाए वो आप यहाँ से सीख ही जाओगे। और हाँ, पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ और ये बायोमोलिक्यूल जो है बायो का है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें याद रखने की रहेंगी। देखो, जो भी केमिस्ट्री होगा वो तो हम अच्छे से कर ही लेंगे और थोड़ी बहुत बायो आ जाएगी तो एडजस्ट कर लेना, खुद से भी पढ़ लेना। तो चलिए बेटा जी, स्टार्ट करें बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं। समरी क्या होती है, आपने देखा होगा चैप्टर के लास्ट में जो लिखी होती है ना, एक आधा पेज सा होता है, वो देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ऑप्टिकल एक्टिव समझते हो ना, जिनकी ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, जिनकी मिरर इमेजेस डिफरेंट बनती है। पॉलीहाइड्रोक्सी में बहुत सारे OH होंगे, एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन होगा मोनोसैकेराइड जो एक कार्बोहाइड्रेट देता है, डाइसैकेराइड जो दो कार्बोहाइड्रेट देते हैं, दो मोनोसैकेराइड यूनिट देती हैं। सैकेराइड वर्ड यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। और पॉलीसैकेराइड होता है जिसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सबसे फेमस अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैमल्स। मैमल्स हम लोग हैं, है ना। ज़्यादा हिंदी में नहीं जाऊंगा, समझ जाना। इज ऑब्टेन्ड बाय द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ये ग्लूकोज हमें मिलता किससे है, स्टार्च को डाइजेस्ट जब किया जाता है। मोनोसैकेराइड आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं और फिर वो हमारे पास क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स की, प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीमर माना जाता है और ये किसके पॉलीमर्स ऑफ अबाउट 20 डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड। हमारे नेचर में मैं बात करूं तो 20 अलग अलग तरह के अल्फा अमीनो एसिड होते हैं और 20 अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड्स भी बोले गए हैं, विच आर लिंक्ड बाय। अब देखिए, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी लिंकेज आपको देखने को मिलती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। प्रोटीन्स में आप लोगों को पेप्टाइड लिंकेज देखने को मिलती है। 10 अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जो हमारे लिए जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, हैंस मस्ट बी प्रोवाइडेड थ्रू डाइट। Proteins perform various structural and dynamic function in the organisms. Protein which contain only amino acids are called simple amino acids. सिंपल प्रोटीन्स बोल देते हैं जिसमें सिर्फ अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर उसके अलावा कुछ हो तो कंजुगेटेड प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन। देखिए क्या लिखा गया है, अच्छा आएगा। सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स गेट डिस्टर्ब्ड ऑन हीटिंग ऑन चेंजिंग ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर। इससे रिलेटेड एडिशनल सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन था कि जब हम टेम्परेचर को या पीएच को चेंज करते हैं तो सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। एंजाइम्स, एंजाइम्स वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने बाहर सुना होगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो हमारी नॉर्मल लाइफ में जो भी हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं उनको स्पीड अप करने के लिए जिन सब्सटेंस का यूज करते हैं उन्हें हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। और जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस चल रही होती है उनको स्पीड अप करने के लिए हम जिस सब्सटेंस का यूज करते हैं उन्हें हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट विच स्पीड अप द रिएक्शंस इन बायोसिस्टम। दे आर वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब समझते हो, एक खास रिएक्शन के लिए खास ही हमारे पास एंजाइम होता है। सेलेक्टिव इन देयर एक्शन केमिकली, मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। देखा जाता है मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स आर एसेसरीज फूड फैक्टर्स रिक्वायर्ड इन द डाइट, ठीक है ना। मतलब एक्सेसरी समझते हो ना, जैसे मोबाइल की एसेसरी होती हैं वो तो छोटा सा ही रोल प्ले करती हैं मोबाइल में। अब क्या एसेसरी में क्या हो सकता है, उसका कवर हो सकता है। सेम हमारे लिए ना, हमारे खाने में वाइटामिन भी बहुत थोड़े से अमाउंट में ही होते हैं बट रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनका। दे आर क्लासिफाइड एज फैट सोल्यूबल, जो फैट में घुलते हैं, ADE&K। एंड इसके बाद होता है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में B का ग्रुप एंड C आ जाता है। विटामिन B एंड C जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो वो पानी में घुल के यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। दैट्स वाई उनकी रेगुलर सप्लाई करनी पड़ती है बॉडी को। क्यों, क्योंकि फैट सोल्यूबल तो है नहीं, हमारी बॉडी में तो स्टोर होंगे नहीं, पानी में घुल के अब यूरिन रेगुलर करता ही है बंदा तो बाहर निकलते रहेंगे, तो उनकी रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन लीड्स टू मैनी डिसीज, बहुत सारे डिसीज हो जाएंगी विटामिन की कमी से, होती भी है। न्यूक्लिक एसिड्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखिए अभी तक हम लोगों ने हमने बात करी थी कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स आर दी मोनोमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। सिमिलरली जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के, है ना। इसके अंदर होता क्या है, आपको देखने को मिलेगा बेस,
एक शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप, है ना। न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से अगली वाली जो पीढ़ियां हैं उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं बेटा जी, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। अब देखिए जो आपका डीएनए होता है, डीएनए के अंदर मतलब सब कुछ सेम ही होता है, इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक 5 कार्बन की शुगर होती है, इसे हम बोलते हैं डिऑक्सीराइबोज, और आरएनए के अंदर ये क्या होती है बेटा, राइबोज होती है। बोथ डीएनए एंड आरएनए इनके अंदर सिमिलरिटी क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। द फोर्थ इज थाइमाइन इन डीएनए एंड यूरासिल इन आरएनए। मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए एक होता है डीएनए, वैसे तो डिटेल में सब कुछ पढ़ने ही वाले हैं, डीएनए, आरएनए। आरएनए के अंदर जो डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो होती है डिऑक्सीराइबोज, इससे इसका नाम पड़ा है डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसके अंदर जो शुगर होती है बेटा वो होती है राइबोज। अब बेस की बात कर लेते हैं, इसके अंदर होता है ए जी सी टी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमाइन। और इसके अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, है ना। डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर होता है। डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड हैव कोडेड मैसेज प्रोटीन्स टू बी सिंथेसाइज्ड इन द सेल। पहली तो बात है हेरिडिटी, जो वंशानुगत प्रॉपर्टी चलती है। अब देखिए होता है ना कि कई बार बच्चों को देख के बुलाते हैं तो अपने मम्मी पे गया, पापा पे गया है, दादा पे गया है, दादी पे, नाना पे, इस तरह से होती हैं। ये प्रॉपर्टीज पेरेंट्स से पीढ़ियों के अंदर ट्रांसफर होती रहती हैं और इसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा काम ये क्या करता है भाई, कोडेड मैसेज भेजता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, और प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है, आरएनए करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। और जिसका एक्चुअली काम क्या है, कैरी आउट द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। वैसे तो मेरे हिसाब से इसमें सब कुछ कर लिया हमने। चलो थोड़ा सा डिटेल में और बढ़ते हैं, है ना, कोशिश करते हैं क्या क्या बातें हैं। द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट अ लिविंग सिस्टम इज दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल। कहते हैं कि लिविंग थिंग्स के बारे में सबसे अमेजिंग बात यही है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स से बनता है। और इवन जब अपन स्वर्गवासी नरकवासी हो जाएंगे तो दोबारा से नॉन लिविंग थिंग्स में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ बायोमोलिक्यूल्स की मैं बात करूं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल। हमारे डाइट में रेगुलर ये देखा जाता है कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का इंटेक रेगुलर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर पुराने टाइम में बात करें, माना जाता था कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। रिपीट कर रहा हूँ, ये पुराने जमाने की बात है, आजकल ऐसा कुछ नहीं माना जाता। आजकल डेफिनेशंस बदल चुकी हैं। कैसे वो करेंगे, कैसे भाई, x टाइम्स ऑफ CO2 है। पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, y मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेके एंड सनलाइट लेके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रेट, हाइड्रेट क्या होता है, H2O कितने टाइम्स, y, और कार्बन कितने टाइम्स है, x टाइम्स। और यहाँ पर क्या बच गया आपका, x टाइम्स ऑफ O2। ये जो कार्बोहाइड्रेट है यही है हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, यही जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है। बट आजकल इनकी डेफिनेशन बदल चुकी है। क्या डेफिनेशन बदल चुकी है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स में भी डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव जिनकी मिरर इमेज डिफरेंट होगी या जिनका बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो डिफरेंट होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। सम ऑफ द कंपाउंड्स या कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर। और जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन शुगर। मैंने लिखा भी है, शुगर क्या है, शुगर स्वीट इन टेस्ट होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। एग्जांपल है सुक्रोज। नॉन शुगर जो होते हैं, नॉट स्वीट इन टेस्ट, इनसोल्यूबल इन वाटर, एमरफेस सॉलिड होंगे। और एग्जांपल है इसका स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स आर केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, ठीक है। अगर जनरल फॉर्मूला देखें CxH2O जनरली होता है, बट ऐसा ये नहीं कि हर जगह अप्लाई होगा। बहुत जगह ऐसी भी होंगी जहां पर ये फॉर्मूला नहीं है, स्टिल वो कार्बोहाइड्रेट है। और बहुत जगह ऐसी भी है जहां पर ये फॉर्मूला है बट वो कार्बोहाइड्रेट है नहीं। जैसे कि एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, एसिटिक एसिड फिट इनटू द जनरल फॉर्मूला C2H2O का ट्वाइस बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली रामनोज है, C6H12O5 है, ये इस फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा, इस वाले फॉर्मूला में, बट ये कार्बोहाइड्रेट है। मोस्टली की बात लिखी गई है, ठीक है ना। और सबसे फेमस हमारी अर्थ पे अगर मैं किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करता हूँ तो वो ग्लूकोज है, ठीक है ना। मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, उनमें सबसे फेमस ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड से निकला है, सैकरन से, शक्कर से निकला ना, कर सकते हैं। और शक्कर मीन्स क्या होता है, शुगर। तो इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, कई तरीकों से क्लासिफिकेशन करें हम। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस।
इनको पानी में डाल के तोड़ेंगे। तो सबसे पहले मोनोसैक्राइड सिंपलेस्ट होते हैं, इनको आप तोड़ नहीं सकते। अबाउट 20 मोनोसैक्राइड आर नोन टू अकर। तो बेटा ये डाटा है। अच्छा एक बात मैं शायद आपको बताना भूल गया कि ये जो हाईलाइटेड एनसीईआरटी है बायोमोलिक्यूल की, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, आप लोग उधर देख लेना, ठीक है ना। तो सम कॉमन एग्जांपल्स आर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओलिगो वर्ड मीन्स होता है फ्यू, और फ्यू का मतलब होता है 2 से 10 मॉलिक्यूल दे सकते हैं मोनोसैक्राइड्स के ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना। जैसे कि एग्जांपल बढ़िया किया गया है यहाँ पर शुगर का C12H22O11, इसमें पानी मिलाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है GF में, है ना। C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, है ना। ओलिगोसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि आप बोल सकते हो डाइसैकेराइड क्या होता है, जिसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड होते हैं, जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट में टूटता है। इसके बाद आता है ट्राइसैकेराइड्स क्या होते हैं, जो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट में टूटता है। टेट्रासैकेराइड क्या होगा, जो 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के अंदर टूटता है। अच्छा ये आपको पता होना चाहिए कौन किस में टूटता है, वैसे तो ये आगे भी आएगा। चलो उसके बाद हमारे पास रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग आ जाता है। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग विच कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। लास्ट चैप्टर जो था हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट टू लास्ट अमाइन से लास्ट था, उसमें शायद आपने देखा होगा। टोलेंस रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो इन टोलेंस रिएजेंट को, फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे और खुद को ऑक्सीडाइज कर दे, उन्हें हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और विच कांट रिड्यूस, जो रिड्यूस ना कर पाए, है ना बेटा, जो रिड्यूस ना ही कर पाए उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोल देंगे, है ना। रिड्यूसिंग क्या होगा, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कंडीशन ये है कि उनके पास फ्री एल्डिहाइड, फ्री कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, तभी वो दूसरों को रिड्यूस करके खुद को ऑक्सीडाइज करवा पाएंगे। अगर किसी के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं है, जैसे सुक्रोज के पास फ्री ग्रुप नहीं होता, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनके पास फ्री ग्रुप नहीं होता है, फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है, तो उन्हें हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। क्लियर है। पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट विच इल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, एक डाटा बोलूं तो 100 to 3000 नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। एग्जांपल है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर। मैं एग्जांपल देकर समझाना चाहूं, क्या हो जाएगा, C6H10O5, है ना, N, और यहाँ पर N की वैल्यू होगी 100 से लेकर 3000 तक, और इसमें n टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आप जोड़ोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या हो जाएगा, C6H, 10 ये हैं और 2 ये हैं, 12, ऑक्सीजन 5 ये हैं, 1 ये है, 6, और यहाँ पर n की वैल्यू 100 से लेकर 3000 तक होगी। ठीक है, आगे आप कर चुके हो। द कार्बोहाइड्रेट्स में बी क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। अच्छा, मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे भी आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो। अगर किसी के पास एल्डिहाइड ग्रुप है which contain an aldehyde group is known as aldose, which contain an एक कीटो ग्रुप, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोज बोल देंगे। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल है, अगर किसी के पास 3 कार्बन है ट्राइओज, 4 कार्बन है टेट्रोज, 5 कार्बन है पेंटोज, 6 कार्बन है एक्सोज, 7 कार्बन है हेप्टोज, ठीक है। और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, 3 कार्बन वाले में एल्डिहाइड ग्रुप है एल्डो ट्राइओज, 3 कार्बन वाले में कीटोनिक ग्रुप है कीटो ट्राइओज, या फिर 7 कार्बन का है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है एल्डो हेप्टोज, 7 कार्बन है कीटोनिक ग्रुप है कीटो हेप्टोज। सबसे फेमस मैंने बोला जिसको हमने इन डिटेल स्टडी करना है, जिससे बहुत ज़्यादा पोर्शन है इसके कार्बोहाइड्रेट्स का, वो है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में बात करें तो फ्रीली एग्जिस्ट करता है नेचर में। कहाँ से मिलता है, स्वीट फ्रूट से, हनी से मिल जाता है। राइप ग्रेप से भी आपको ग्लूकोज मिल जाने वाला है, ठीक है ना। बनाएंगे किससे, सुक्रोज से बनाया जा सकता है या फिर स्टार्च से। सुक्रोज से बना लीजिए, C12H22O11 में पानी मिलाओगे, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आपको ग्लूकोज मिलेगा, फ्रुक्टोज मिलेगा। स्टार्च अभी किया था C6H10O5, है ना, गर्म किया H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये भी हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इसकी रिएक्शंस होती हैं, 99% श्योर बोल रहा हूँ कि रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार कार्बोहाइड्रेट में रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये स्ट्रक्चर हो गया C, देखो ना बेटा, अगर आप इसका स्ट्रक्चर करना चाहो ग्लूकोज का कुछ इस तरह से, CHO, CHOH4 और नीचे आ जाएगा
CH2OH, ठीक है ना, ये है। तो भाई जब आप इसको HI के साथ ट्रीट करते हो, HI अगर आप लोगों को पता हो एक रिड्यूसिंग एजेंट है और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बढ़िया से रिडक्शन करेगा और इसके जितने भी अवेलेबल ऑक्सीजन है सबको उड़ा के उनकी जगह हाइड्रोजन लगा देगा। कुछ इस तरह से आपको एक सीधी चेन मिलेगी, है ना, जो क्या, अच्छा आपसे पूछा जाता है कि जब आप इसको इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई NH2OH के साथ, या फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई HCN के साथ, ठीक है, ग्लूकोज की। तो NH2OH ऐसा होता है, NH, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, नहीं दिखेगा, चलो ये NH2OH है, NH2OH, इसका ये H2 बाहर निकल जाएगा। ये आप लोगों ने HCN के साथ करा दी, मैं इधर करा रहा हूँ ये दोनों रिएक्शन ना। ये C+H इधर है, CHOH4 इधर है, CH2OH, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी NH2OH के साथ। ये रिएक्शन आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ते हो, है ना, कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा CHOH4 और ये CH2OH और ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन HCN के साथ भी करा सकते हो, जैसे कि C+OH CHOH4 इधर है CH2OH, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कराई HCN के साथ, याद रखिए कार्बन गोज टू कार्बन और ये इधर चला जाएगा, ये C इधर CHOH4 इधर CH2OH इधर H, O के साथ H और इसके साथ CN, इसे क्या बोल देंगे बेटा जी हम लोग साइनोहाइड्रिन बोल देने वाले हैं। आगे आप लोगों ने इसकी अच्छा ये क्या बताता है, ये जो रिएक्शन करवाई है ये बताती है कि इधर कार्बोनिल ग्रुप है। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर क्या कर सकता है, इस एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, और ये CHO की ऑक्सीडेशन होकर COOH बन जाएगा और इस स्पेसिफिक पोर्शन का नाम होगा ग्लूकोनिक एसिड। और यही लिखा गया है कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, ब्रोमीन वाटर एल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन करेगा। इसके बाद आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दो यार, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है CHO CHOH4 इधर CH2OH, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने एनहाइड्राइड के साथ कराई CH3 C+O C+O CH3, ये हमारे पास 5 टाइम्स है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर बच जाएगा CHO इधर CHOH4 इधर CH2OH तो निकल ही जाएगा। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा C+O CH3 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स इधर C+O CH3। क्लियर होता है सबको? इसे बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बोल देंगे इसको, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बोल देंगे, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि इधर 5 OH ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसके बाद है ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड। चाहे आपके पास वो ग्लूकोनिक एसिड था, चाहे आपके पास ग्लूकोज है, ये एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता है। प्राइमरी अल्कोहल नीचे है CH2OH, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी COOH, या फिर यहाँ पर इसकी, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। एल्डिहाइड की तो ऑक्सीडेशन इजीली है, इजीली हो सकती है, बट HNO3 प्राइमरी एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन कर देता है और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। बात क्लियर होती है कि नहीं बेटा जी? ये आपका फॉर्मूला है ग्लूकोज का, देख लीजिए एक बार। अगर एक COOH ग्रुप लग जाए तो ग्लूकोनिक एसिड है, और ऊपर नीचे लग जाए तो वो सैक्रिक एसिड है। अच्छा आप अगर ग्लूकोज में ध्यान से देखो तो राइट साइड में OH ग्रुप है नीचे, है ना, इसे बोलते हैं D+ ग्लूकोज। किसकी पहचान होती है? अगर OH राइट साइड में है D+ ग्लूकोज, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में होता तो इसे बोलते हैं D- ग्लूकोज। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D+ ग्लूकोज। D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कन्फिग्रेशन, वेयर प्लस रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा ये प्लस माइनस से देखना, अगर किसी के सामने प्लस लगा हुआ है जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, इट मीन्स वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या होता है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर किसी के नाम के सामने माइनस लगा हुआ है वो लेवोरोटेटरी है। लेवोरोटेटरी मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। एक बनाया गया है D+ ग्लिसरल्डिहाइड का, प्लस ग्लिसरल्डिहाइड,
मेरे से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई है किस चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल का, जब हम लोगों ने वन शॉट किया था, तो इसको दोबारा से देख लेना। देखिए ग्लिसरल्डिहाइड में क्या होगा, एल्डिहाइड है, CH2 है, ग्लिसर वर्ड यूज होता है 3 कार्बन के लिए, नीचे आपका लगा होगा CH2OH, प्लस है ना, प्लस का मतलब होता है OH इन राइट हैंड साइड, H इन लेफ्ट हैंड साइड। इधर है CHO, इधर आपका CH2OH, तो इधर क्या आ जाएगा OH इस साइड और OH। अगर OH लेफ्ट में है तो माइनस ग्लिसरल्डिहाइड है ये क्या है, माइनस नेगेटिव ग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर है। अब देखो D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से देखना चाहो तो देख सकते हो, ये D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड है, OH इन राइट हैंड साइड। इसमें अगर आप ध्यान से देखो D प्लस ग्लूकोज में, अच्छा मैं इसका स्ट्रक्चर एक बार बना ही देता हूँ यार, सो दैट तुम्हारे लिए ईजी हो जाए। कार्बन कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज एक एल्डोज होता है, एल्डोज मतलब जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OH। लास्ट वाला है प्राइमरी कार्बन होता है CH2OH, आपको ये देखना होता है। अब जैसे इसमें देखो OH इन राइट हैंड साइड है, OH अगर इन राइट हैंड साइड है तो ये प्लस ग्लूकोज है, ठीक है, लास्ट और सेकंड लास्ट सेम होता है। फिर घुमा दो, इसको इधर ले आओ OH H, इसको फिर घुमा दो OH H। बेटा प्लस माइनस आप यहाँ से लास्ट वाले को देख के बताते हो, क्लियर है कि नहीं। इसकी काउंटिंग करें, नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग होगी, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको फर्दर भी क्लासीफाई कर सकते हो, इसमें प्लस माइनस सॉरी अल्फ़ा बीटा भी हो जाता है। अल्फ़ा बीटा कैसे हो जाएगा, आप इसका रिलेशन बना दो इसके साथ, जब आप इसको इसके साथ बनाने लगोगे तो ये हो जाएगा C, इधर H तो लगा ही हुआ है, नीचे क्या आ गया CH2OH, ऑक्सीजन आपका इधर आ गया ऑक्सीजन, ये H इधर H, OH इधर OH, H इधर H, OH और यहाँ पर OH चला गया। देखिए ये आपको कार्बन नंबर 1 को देखना है। अगर कार्बन नंबर 1 है ना तो इसे बोलते हैं अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोज। कार्बन नंबर 1 पे अगर OH इन राइट हैंड साइड है, कार्बन नंबर 1 पे अगर OH इन राइट हैंड साइड है तो उसे बोलते हैं अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोज। और अगर यही कुछ ऐसे हो जाए, अगर यही कुछ ऐसे हो जाए कि इसमें OH जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में चला जाता, OH इधर चला जाए, H इधर चला जाए, OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में चला गया है तो इसे क्या बोल देंगे बेटा, बीटा D प्लस ग्लूकोज। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बीटा D प्लस ग्लूकोज बन जाएगा। और अगर इनको आप देखो ये सारे के सारे सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे OH की पोजीशन डिफरेंट है। ग्लूकोज के ऐसे स्ट्रक्चर जहां पर सब कुछ सेम हो, OH की पोजीशन एट कार्बन नंबर 1 डिफरेंट हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग, ऐसी कंपाउंड्स को हम लोग एनोमर्स बोल देते हैं बेटा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बनाया साइक्लिक स्ट्रक्चर है, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डजंट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड इट डजंट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है रिएक्ट नहीं कर सकता NaHSO3 के साथ और शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देगा। इसके अलावा अगर आपने ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर का पेंटासीटेट बना दिया, द पेंटासीटेट ऑफ ग्लूकोज डजंट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन करना बंद कर देगा जब पेंटासीटेट होता है। ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 300 Kelvin, while the beta form का melting point होता है 423 Kelvin, ठीक है ना। ग्लूकोज को आप लोगों ने ग्लूकोज की क्रिस्टलाइन करनी है, क्रिस्टलाइजेशन करनी है 303 केल्विन पे, तो 2 फॉर्म निकल के आई, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 419 केल्विन और बीटा ग्लूकोज का 423 केल्विन। ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये ग्लूकोज है अगर आपको दिखाई दे रहा हो, है ना, अभी बताया था ना, OH OH इधर इधर, फिर आपने इसको इधर लिंक कर दिया तो ये देखो अगर ये कार्बन नंबर जो 1 है, अगर इसमें OH राइट साइड में है, OH इन राइट हैंड साइड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा, और अगर आपका OH इन लेफ्ट हैंड साइड है तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। और इसी से सारे के सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। मैं यहाँ से ना आपको अल्फा फॉर्म को उधर लेके चलते हैं हम लोग, सो दैट कि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। ये आ गई हमारे पास अल्फा फॉर्म, अगर आप देख पा रहे हो। और इसको ये जो आपने बनाया है इसे बोलते हैं हैवोर्थ प्रोजेक्शन। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इससे पहली जो थी ग्लूकोज का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाया था वो होता है फिशरमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। अब इसमें ये पायरोन से मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या कर दिया, कुछ इस तरह से कर दिया,
ठीक है, यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, इधर कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट अबव करते हो आप लोग, जो भी लेफ्ट में है उसको ऊपर कर दो। जैसे लेफ्ट में इधर H है तो लेफ्ट को अबव कर दिया, सेकंड पोजीशन पे लेफ्ट में H है, सेकंड पे H को अबव कर दिया, थर्ड पे OH ऊपर है तो थर्ड पे OH को। इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर बना देते हो। और बीटा में इसका उल्टा, तो बीटा वाले को देखोगे, बीटा वाले में भी स्ट्रक्चर लेफ्ट अबव ही बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कार्बोहाइड्रेट आता है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज ऑब्टेन्ड किससे बनता है? हमें सुक्रोज से ही मिलता है ना। जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो उसके साथ ग्लूकोज भी बनता है और फ्रुक्टोज भी बनता है। कहाँ से मिलता है? फ्रूट्स, हनी, वेजिटेबल। इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनर। स्वीटनर किसे कहते हैं? जो दूसरों को स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं। इट बिलोंग्स टू डी सीरीज इज अ लैबोरेटरी। बेटा दोबारा बोल रहा हूँ, लैबोरेटरी डेक्स्ट्रोरेटरी आपको कैसे पता लगाना है? इससे, जैसे कि माइनस है। कीटोनिक ग्रुप होता है तो आपको इधर कीटोनिक ग्रुप भी देखने को मिलना चाहिए, है ना। इधर देखो आपको एक कीटोनिक ग्रुप देखने को मिल रहा है। आगे बढ़िए। OH कहाँ होगा? OH अच्छा कहाँ से देखने लगोगे? इसको देखो, OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में, फिर घुमा दोगे और फिर सेम रखने वाले हो, इस तरह से बनाओगे। इसी तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। अच्छा, जोड़ दोगे इस कार्बन को इस कार्बन से, इस कार्बन को इस कार्बन से, जब आप जोड़ोगे इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दोगे। और सेम इसमें भी अगर आपका OH जो है, अगर आपका OH अगर राइट हैंड साइड में है तो इसे क्या बोल देंगे? अल्फा। और अगर आपका OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसे क्या बोल देंगे बेटा जी? हम लोग बीटा बोल देंगे। स्ट्रक्चर इसका भी लेफ्ट अबव वाला है कि जो भी आपका लेफ्ट में है उसको ऊपर रखो। जैसे लेफ्ट में है तो उसको ऊपर रख दिया, फिर इधर OH है, OH को ऊपर रख दिया, फिर ये H है। अच्छा, 6th पोजीशन पे CH2OH आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, इसमें भी जो लेफ्ट में है अबव ये OH। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से इसके स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स किसे कहते हैं? जो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल था सुक्रोज, है ना। सुक्रोज में क्या होता है भाई? C12H22O11 है, इसको पानी में डालते हैं, एसिड की प्रेजेंस में हमें क्या देगा? D+ ग्लूकोज, D- फ्रुक्टोज देने वाला है। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, ये किससे मिलके बनेगा? अल्फा D ग्लूकोज से एंड बीटा D फ्रुक्टोज से। मैं इसको अगले पेज पे करवा रहा हूँ इस आशा में कि शायद थोड़ा सही समझ में आ जाए। ठीक है, देखो जैसे कि ये है, एक्चुअल में हुआ क्या होगा? देखो, अगर आप अल्फा D ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इधर OH भी था। इसको भी अगर बीटा D को देखोगे तो इधर देखोगे कि इसका भी क्या था भाई? OH था। तो इसका H और इसका OH बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ O की तरफ से लिंकिंग होगी। और इस O की तरफ से जो दोनों की लिंकिंग हुई है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? इसको हम लोग बोल देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इन दोनों का जो कार्बन नंबर 1 है वो ऑक्यूपाई हो चुका है, कार्बन 2 ऑक्यूपाई हो चुका है, तो इनके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप नहीं होते हैं। दैट्स वाई देखिए, अगर किसी के पास फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। अगर किसी के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। लिखा गया है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फा D ग्लूकोज, कार्बन नंबर 2 ऑफ, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। और जब मैंने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें बहुत अच्छे से लिख रखा है, या फिर आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है ना। सिंस द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंस इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लैबोरोटेटरी फ्रुक्टोज। जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का होता है, बट जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लैबोरोटेटरी सब्सटेंस मिलता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी की राइट साइड में रोटेशन कितनी होती है? +52.5 डिग्री, और लैबोरोटेटरी -92.4 डिग्री। तो आप देखोगे ओवरऑल जो रिजल्ट है वो लैबोरोटेटरी का ज्यादा है। ठीक है ना। द मिक्सचर इज लैबोरोटेटरी, दस हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन, फॉर्म डेक्स्ट्रो +2- एंड द प्रोडक्ट इज नेम्ड इन्वर्ट शुगर। शुगर का इन्वर्ट हो गया ना, शुगर का इन्वर्स हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया? आपने शुगर की हाइड्रोलिसिस की, शुगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, उसके दो बेटे हुए, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी था एक लैबोरोटेटरी था, लैबोरोटेटरी ज्यादा लैबोरोटेटरी था, तो ओवरऑल मिक्सचर की नेचर लैबोरेटरी हुई तो इन्वर्स हो चुका है। ठीक है ना। अगला है माल्टोज। माल्टोज अनदर डाइसैकेराइड है, किससे मिलके बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। कार्बन 1,4 की लिंकिंग होती है, तो कार्बन नंबर 1 का जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसकी वजह से ये क्या होता है बेटा जी? इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर।
आगे बढ़ो, लैक्टोज की बात कर लेते हैं। लैक्टोज को हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं? मिल्क शुगर। अच्छा बेटा जी, मेन पॉइंट सारे हाईलाइट कर रखे हैं तो आपको सबको फील आएगी। प्लीज हाईलाइट मत प्रिंट आउट मत निकलवाना, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। वैसे देख लो, अपनी एनसीईआरटी की बुक में लिखना तो लिख लो, या फिर 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास लैक्टोज होता है। लैक्टोज किससे मिलकर बनता है? गैलेक्टोज से एंड ग्लूकोज से। ये अल्फा अल्फा ग्लूकोज से होता है, ये बीटा गैलेक्टोज और बीटा ही ग्लूकोज। ये कार्बन नंबर 1 फ्री है, और कार्बन नंबर 1 फ्री है मतलब इसके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और जिसकी वजह से रिड्यूसिंग शुगर होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड जॉइन टुगेदर बाय, किससे जुड़े होते हैं भाई? ये भी आपको देखने को मिलेंगे। किससे जुड़े होंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। दे मेनली एक्ट एज फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चर मटेरियल। सबसे पहले हमारे पास स्टार्च है। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। मिलता कहाँ से? क्रील्स से, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल, ठीक है। इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज से बनता है। कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेस्टिन। बहुत बार तो आपसे इसके बारे में पूछा गया, अमाइलोज के बारे में विचार प्रकट कीजिए, अमाइलोपेस्टिन के बारे में। अमाइलोज इज अ वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट which constituent about 15 to 20% of starch. Chemically, amylose is a long unbranched chain with 200 to 1000 alpha D plus glucose units held together by C14 glycosidic linkage. C14 का मतलब होता है ना कि एक जो ग्लूकोज की यूनिट है उसका कार्बन नंबर 1 लिंक होगा नेक्स्ट वाले के कार्बन नंबर 4 से, फिर 1,4, इस तरह से लिंकिंग हो रही होती है। और देखिए, जब मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ रहे होते हैं तो वहां से वाटर के मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा होता है, याद रखिए। अमाइलोपेस्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अमाइलोज घुलता है, अमाइलोपेस्टिन नहीं घुलता। अबाउट 80 to 85% होता है। इट इज ब्रांच चेन पॉलीमर। देखिए, ब्रांचिंग जो होती है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, वो नहीं घुला करते जनरली, ये बात याद रखो, ठीक है। बड़ा नाम है, ज्यादा परसेंटेज है इसकी। अमाइलोज छोटा नाम है, कम परसेंटेज होती है, 15 to 20। अमाइलोपेस्टिन ज्यादा बड़ा नाम है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ज्यादा परसेंटेज है इसकी, ठीक है ना। और इसमें कैसी लिंकेज देखने को मिलेगी? देखो यहां से अगर आप देख पा रहे हो, ये C14 होती है, इसमें कार्बन 14 की लिंकेज है, और इसमें ब्रांचेज भी लगी हुई हैं। तो कहां से लिंकेज बन जाएगी? कार्बन नंबर 1 की और 6 की। यहां पर देखो, अगर इस तरह से इस चेन को पढ़ते हो, ये एक लीनियर चेन है, तो कार्बन 14 पे लिंकेज हो रही है बेटा, इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 4। अगर इसको ऐसे पढ़ोगे, मतलब इस पे ये साइड में जो ब्रांचेज हैं इनकी लिंकिंग देखोगे, कार्बन 16 है। नेक्स्ट हमारे पास सेल्यूलोज। सेल्यूलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली in plants and it is the most abundant organic substance in plant kingdom. It is a predominant constituent of cell wall. आपसे कोई पूछे कि कहाँ मिलता है? सेल वॉल्स के अंदर मिलता है, प्लांट सेल्स की। और जो ये होता है एक स्ट्रेट चेन होता है, कुछ इस तरह से इसकी लिंकिंग बन रही होती है। कार्बन 1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट, कार्बन 4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। याद रखिए कि ऐसी चेन होती है भैया इसकी होती है आपके पास एक स्ट्रेट चेन, काम आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यही था ना, नेक्स्ट आई थिंक कुछ मिस किया हम लोगों ने, हाँ कुछ मिस किया है, वो है हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। देखिए वो तो प्लांट्स में होते हैं, है ना। ये कहाँ पर मिलता है? एनिमल बॉडी के अंदर, ठीक है। एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेस्टिन एंड इज रैदर मोर हाईली ब्रांच्ड। अमाइलोपेस्टिन से इसका स्ट्रक्चर मिलता है और उससे भी हाईली ब्रांच होता है। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स, ब्रेन्स। व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज, एंजाइम्स ब्रेक द ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगाई, आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। हनी हैज बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वेद्स इन आयुर्वेदिक, है ना। अरे अपने आ जाते हैं वेद्स भी, तो हमारे वेद्स में यही बात लिखी गई है। मतलब हनी से बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है और हनी को यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एक लंबे टाइम से। कार्बोहाइड्रेट यूज एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट्स, ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। ये चीजें ऐसी चीजें पूछी जाती है। प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता है, एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। वी बिल्ड फर्नीचर एटसेट्रा फ्रॉम सेल्यूलोज in the form of wood, clothe ourselves with cellulose in the form of cotton fiber. They provide raw material for many important industries like textile, paper, lacquers and breweries. पता नहीं क्या है। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, चलिए प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। प्रोटीन्स के बारे में खास बात क्या है? दैट दीज आर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स कौन कौन से? मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट।
है ना। रिक्वायर्ड किस लिए है? फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ये जो प्रोटीन वर्ड है प्रोटियोस से आया है, जिसका मतलब होता है प्राइमरी या फिर प्राइम इंपॉर्टेंस, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, जो हमारे लिए अति आवश्यक है, ठीक है। और जो प्रोटीन्स होते हैं पॉलीमर्स होते हैं, और पॉलीमर्स क्या होता है? जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, और इनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा। अल्फा अमीनो एसिड को अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो? जैसे कि ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन पे इस जगह पर COOH लगा हुआ है। अब इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे NH2 लग गया, इधर H लग गया, इधर R नाम का कोई भी ग्रुप हो सकता है। R का मतलब यहाँ पर एल्काइल मत समझना, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये बीटा अमीनो एसिड भी बना सकते हो। देखिए ये अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, बीटा अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? जैसे COOH जिस कार्बन पे लगता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा, उससे नेक्स्ट होता है बीटा। अगर इस पे NH2 लगा हो तो ये बीटा अमीनो एसिड होगा। इसी तरह से अगर गामा वाले कार्बन पे लगा होता तो गामा अमीनो एसिड होता बेटा जी। क्लियर है? तो चलिए द चीफ हो चुका है। अमीनो एसिड्स कंटेन अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। NH2 ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और इसी वजह से ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि इनके पास एसिडिक ग्रुप भी होता है, बेसिक ग्रुप भी होता है। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप, द अमीनो एसिड्स कैन बी अल्फा, बीटा, गामा, ये क्या होता है? डेल, and so on. Only alpha amino acids are obtained by on hydrolysis of प्रोटीन। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में पोजीशन देखनी पड़ती है, उस पे अल्फा बीटा गामा जो भी होते हैं। अब बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 हैं टोटल। 20 में से जो 19 होते हैं ना वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, है ना, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, कायरल इन नेचर होते हैं। इनमें से एक बदतमीज ऐसा होता है जो कायरल नहीं होता, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और उस बदतमीज का नाम है ग्लाइसिन, ठीक है। और इनके नाम पड़े हैं ऑब्वियसली पुराने कुछ जिन सोर्सेज से हमें मिलते हैं उन पे बेसिस पे नाम होते हैं। ग्लाइसिन इज सो नेम्ड सिंस इट हैज स्वीट टेस्ट। इन ग्रीक ग्लाइकोज मीन्स होता है स्वीट। ट्रायोसिन वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीज। इन बटर टायरोज मीन्स चीज होता है। अमीनो एसिड्स जनरली रिप्रेजेंट बाय अ 3 लेटर सिंबल, समटाइम्स 1 लेटर सिंबल इज ऑल्सो यूज, ठीक है। तो ये हमारे पास है भाई बहुत सारे, जैसे अच्छा ग्लाइसिन एलानिन बहुत पॉपुलर है, वैसे तो बहुत सारे बहुत पॉपुलर, मैं इन दोनों को बता देता हूँ। जैसे कि COOH और इधर NH2, इधर H, इधर H, ये हमारे पास ग्लाइसिन होता है, ठीक है ना। COOH, NH2, H, CH3, ये हमारे पास एलानिन होता है। अब इन दोनों को देख के थोड़ा बहुत डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। देखिए ये तो दोनों में सेम है, ये सब में ही सेम होता है, सिर्फ एक ग्रुप का डिफरेंस होता है इसका। अब इसमें ग्रुप भी सेम है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, अकार्यल नेचर हो गया ना। इसमें एक ग्रुप जो है अलग है बाकी सारे से, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो। क्लियर है? ग्लाइसिन जिसमें वो जो ग्रुप होगा वो H होगा, एलानिन जिसमें वो जो बचा हुआ ग्रुप है वो CH3 होगा। इसके बाद वैलिन में जो ग्रुप होगा वो CH3 होगा। इसके बाद ल्यूसिन में क्या होगा? CH2, CH, CH3, सारे याद नहीं रखने हैं बट 2-4 याद रख लेना। ग्लूटामिक एसिड में वो जो बचा हुआ ग्रुप है जो मैंने R बोला वो क्या होगा? CH2, COOH। एक है एस्पार्टिक एसिड जिसमें CH2, COOH है। एक है लाइसिन में क्या होगा? CH2 4 टाइम्स और इधर लगा होगा NH2। क्लियर है? इस तरह से हो जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं। अच्छा इन पे ना कुछ पे स्टार्स लगे हुए हैं, जो स्टार होते हैं ना बेटा वो हमारे लिए एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स किसे कहते हैं? जिनको हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती। नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? जिनको हमारी बॉडी खुद से बना सकती है। अब जिनको हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती तो ऑब्वियसली वो हमें बाहर से जरूरत पड़ती है, खाने के थ्रू, डाइट के थ्रू हम लोग उसका इनटेक करते हैं। और जिनको हमारी बॉडी खुद से बना सकती है उनको हमें बाहर से इनटेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। एसेंशियल के मैं एग्जांपल देता हूँ, वैलिन, ल्यूसिन, लाइसिन, अर्जिनिन, आइसोल्यूसिन। और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं? जैसे मैंने बताया ग्लाइसिन, एलानिन, ये नॉन एसेंशियल, इनको हमारी बॉडी खुद से बना सकते हैं, इनको हमें बाहर से इंटेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लासिफिकेशन की गई है अमीनो एसिड्स की। इफ इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट, वो इसको क्या बना देंगे? न्यूट्रल। मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप देन कार्बोक्सिल ग्रुप मेक इट बेसिक। मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एज कंपेयर टू अमीनो ग्रुप मेक इट एसिडिक। देखो समझाता हूं, जैसे कि ये है, ये COOH, ये NH2, इधर H, इधर H, ये हमारे पास क्या है? ग्लाइसिन है। इधर एक अमीनो ग्रुप है और एक COOH ग्रुप है, तो ये हमारे पास न्यूट्रल इन नेचर हुआ। अगर मैं ऐसे कर दूं COOH, NH2, CH2 NH2, लाइसिन जो हमने किया था, है ना, ये हमारे पास क्या होगा बेटा?
अब इसमें अगर आप देखो NH2 ग्रुप ज़्यादा हो गए, NH2 ग्रुप ज़्यादा हो जाते हैं तो वो अमाइन किस नेचर का हो जाता है, वो अमीनो एसिड बेसिक इन नेचर हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए COOH NH2 इधर H इधर CH2 COOH, इसे एस्पार्टिक एसिड बोलते हैं। अगर आप टोटल नंबर ऑफ COOH ग्रुप देखते हो तो वो ज़्यादा है, तो ये हमारे पास किस नेचर का हो जाएगा बेटा, एसिडिक इन नेचर हो जाने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने द एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? अमीनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नॉन एसेंशियल, जिनको हमारी बॉडी बना सकती है नॉन एसेंशियल होते हैं। एंड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी obtained through diet are known as essential amino acid. Amino acids are usually colorless crystalline solid. These are water soluble, high melting solid, behave like salt rather than simple amines और कार्बोक्सिल। दोनों ग्रुप होते हैं ना, एसिडिक बेसिक होते हैं, तो सोल्ट की तरह बिहेव करते हैं। अमाइंस और कार्बोक्सिल वाली प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं होते हैं। क्यों होता है ऐसा सोल्ट की तरह बिहेवियर इनका? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। In aqueous solution, the carboxyl group can lose a proton and amino group can accept a proton, giving a dipolar ion known as deuterion. This is neutral but consists both positive and negative charges. देखिए जैसे कि ये है हमारे पास, समझना इस बात को ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, एक अल्फा अमीनो एसिड है। जब आप इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, प्रोटॉन माइग्रेट कर जाएगा फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू अमीनो ग्रुप। ठीक है, माइग्रेशन हो जाएगी तो ये CH इसको R बना लो, कोई भी हो सकता है। इधर H, ये COO नेगेटिव और इधर आ गया NH3 पॉजिटिव। ये हमारे पास एक डाइपोलर आयन बन गया है और इस डाइपोलर आयन को क्या बोलते हैं, ड्यूटर आयन। इस ड्यूटर आयन की एग्जिस्टेंस किसी खास pH पे होती है। अगर वो pH हमने मेंटेन रखा तो ये ड्यूटर आयन रहेगा, न्यूट्रल इन नेचर रहेगा। ठीक है ना, दोनों तरह के आयन है, ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। बट अगर हमने pH को चेंज कर दिया, मान के चलो आप pH को एसिडिक रेंज में ले गए हो, pH को एसिडिक रेंज में लेके गए, यानी कि pH आपका लेस देन 7 कर दिया आपने, तो H पॉजिटिव आएगा। H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, इधर CR H NH3 पॉजिटिव और ये COOH। एसिडिक रेंज में ये एक कटायन की तरह बिहेव करेगा, डाइपोलर आयन नहीं, न्यूट्रल नहीं। और अगर आप इसको बेसिक रेंज में ले गए, बेसिक रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, अच्छा pH को यहाँ पर लेस देन 7 करते हैं एसिडिक रेंज में और pH को मोर देन 7 करते हैं बेसिक रेंज में। बेसिक रेंज में क्या आएगा आपका, OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को लेकर चला जाएगा, ये बन जाएगा CRH, इधर आपका NH2 और ये क्या हो जाएगा COO नेगेटिव। इसकी एग्जिस्टेंस किस तरह से होगी, एज एन अनायन। समझ लो, ड्यूटर आयन जिसमें दोनों तरह के आयन होते हैं, अगर आप उसको एसिडिक रेंज में रखोगे तो वो कटायन की तरह एग्जिस्ट करने लगेगा। अगर आप उसे बेसिक रेंज में रखोगे तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा ब्रो, वो बिहेव करने लगेगा एक अनायन के तरह से। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है भैया हमारे पास in deuter ionic form amino acids show amphoteric behavior because they contain both acidic and basic. Except glycine, all other naturally occurring alpha amino acids are optically active. These exist both in D and L form. Most naturally occurring amino acids have L configuration. L configuration का मतलब क्या है, NH2 ग्रुप को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखने वाले हो। Proteins are the polymers of alpha amino acid, ये हमें पता है, and they are connected to each other by peptide linkage, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर CONH बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड इज CONH बॉन्ड। और जितने अल्फा अमीनो एसिड जुड़े हैं, लाइक अगर कहीं पर 2 अल्फा अमीनो एसिड जुड़े हैं डाइपेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड जुड़े हैं ट्राइपेप्टाइड, 4 अमीनो एसिड जुड़े हैं टेट्रा पेप्टाइड। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ, जैसे कि है COOH, इधर है बिरादर आपका NH2, इधर है H, इधर है H। ये कौन सा अल्फा अमीनो एसिड है पता ही होगा, इट इज योर ग्लाइसिन, है ना। और यहाँ पर अगर मैं, अरे भाई ये क्या हो गया था, यहाँ पर आपका आएगा CH3, क्या हो जाएगा, इसका OH ग्रुप और इसका H ग्रुप बाहर, क्या बाहर निकल गया बेटा जी, यहाँ से H2 बाहर निकल गया, ये C, इधर H NH2 H C डबल बॉन्ड O NH और ये CH3 C डबल H H, है ना, C के पास H लगा हुआ है। अब अगर आप इनकी लिंकिंग देखो तो इनकी लिंकिंग यहाँ से हुई है, ये CONH जो लिंकेज है, CONH C कार्बन और नाइट्रोजन की लिंकिंग है। ये जो CONH लिंकेज है बेटा, इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं बेटा जी हम लोग इसे, पेप्टाइड लिंकेज बोल देने वाले हैं। आगे बढ़ दो, आगे बढ़ो तो
अच्छा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कर दोगे, देखिए जैसे कि हमारे पास पहले वाला क्या है, ग्लाइसिन है, दूसरे वाला क्या है, एलानिन है, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाई एला, और 2 अल्फा अमीनो एसिड जुड़े हैं तो डाइपेप्टाइड। 2 अल्फा अमीनो एसिड के अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। मान के चलो 4 अमीनो एसिड जुड़ेंगे, 4 अल्फा अमीनो एसिड के अंदर टेट्रापेप्टाइड, उसके अंदर 3 बॉन्ड होंगे, है ना, 2 के अंदर एक, फिर अगला आएगा दूसरा बॉन्ड, फिर अगला आएगा तीसरा बॉन्ड, इस तरह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये लिखा गया है 4, 5, 6 अमीनो एसिड जब जुड़ जाएंगे तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। व्हेन द नंबर ऑफ सच अमीनो एसिड इज मोर देन 10 देन द प्रोडक्ट आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। अगर अल्फा अमीनो एसिड 10 से ज्यादा जोड़ दोगे तो पॉलीपेप्टाइड। अ पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन 10,000 U इज कॉल्ड अ प्रोटीन। जब इनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 एटॉमिक मास यूनिट से ज्यादा हो जाएगा तब आप उस पॉलीपेप्टाइड को आप लोग प्रोटीन की कैटेगरी में रखने लग जाओगे। यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, पॉलीपेप्टाइड विद फ्यूअर अमीनो एसिड्स आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन्स इफ दे ऑर्डिनरी हैव अ वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन। और वो एग्जांपल क्या है, आपसे पूछा जाए कि भाई बन सकता है बेटा, ऐसी ऐसी बातें पूछी जाती हैं कि जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं उनका तो आपने बोला था 10,000 U है तभी प्रोटीन है, बट एक प्रोटीन ऐसा भी है जिसका एटॉमिक मास 10,000 U नहीं है बट वो स्टिल प्रोटीन है, और वो कौन सा है बेटा, इंसुलिन, जिसके पास 51 अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन के अंदर क्या होता है, आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। फाइबर लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, फाइबर होते हैं ना जैसे लीनियर थ्रेड धागे होते हैं, फाइबर्स का मतलब भी धागे की तरह के होते हैं। जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, एग्जांपल है किरेटिन जो कि पाया जाता है हमारे बालों में, वूल में, सिल्क में। मायोसिन प्रेजेंट है सिल्क के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करता हूं। प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड जुड़े हैं सिंगल लाइन के बीच में, एक अल्फा अमीनो एसिड, दूसरा अल्फा अमीनो एसिड, तीसरा, इस तरह से जुड़े हुए सीधी चेन है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन्स में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंक विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड इट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज सेड टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर। Any change in this primary structure, the sequence of amino acid creates a different proteins. कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है सिंपल अल्फा अमीनो एसिड के अंदर, अगर आपने सीक्वेंस को चेंज किया तो एक नया प्रोटीन मिलेगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 निकल के मिलते हैं बेटा, एक होता है हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, और दूसरा होता है बीटा प्लीटिड। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हेलिक्स कुछ इस तरह से, नाम से ही क्लियर है, कुछ इस तरह से, ऐसे, कुछ इस तरह से, और बीटा प्लेटेड में इस तरह से प्लेट्स होती हैं। यहां पर अगर एक अमीनो एसिड की बात करूं तो CONH लिंकेज होती है। कौन सी लिंकेज होती है, CONH। अगला NH CO, फिर CONH, ये चलता चला जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाले का अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है। देखो बेटा मैं 1 मिनट समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे अल्फा अमीनो एसिड्स में कौन सी लिंकेज होती है, एक चेन अगर चल रही है C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड होता है ना, फिर NH C डबल बॉन्ड O होता है, फिर C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड होता है, फिर NH C डबल बॉन्ड O होता है। ये चलता चला जाता है ये सीक्वेंस। तो इनके बीच में ये कौन सी लिंकेज है बेटा, पेप्टाइड। और ये कोइल्स के बीच में ये जो आपने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया है, घुमावदार स्ट्रक्चर बनाया है, इनके बीच में आपको कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, इनके बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड समझते हो ना, जब हाइड्रोजन अट्रैक्शन शो करता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। आप देख लीजिए ये हमारे पास क्या है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इस तरह चलता चला जाएगा, और CO का बॉन्ड है NH के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये CO का NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में द सेकेंडरी स्ट्रक्चर of a protein refer to the shape in which a long polypeptide chain can exist. They are found to exist in 2, इतना कंफ्यूजिंग मत रखिए, सिंपल इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। द स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO and NH ग्रुप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड में बाद में कौन सी बॉन्डिंग हो रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। सबसे कॉमन वे कौन सा है, अल्फा हेलिक्स इज द मोस्ट कॉमन वे इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंडेड स्क्रू with NH group of each amino acid residue hydrogen bond to the CO of an adjacent turn.
बीटा प्लेटेड में देख लो, बीटा प्लेटेड में मैं बताता हूँ प्लेट्स कैसे बनी है। देखो इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से दिख रहे, ये प्लेट्स बनी हुई है इस तरह से। बट यहां पर अगर आप देखो कि बॉन्डिंग कौन सी है, अगर आपको मैं दूसरे पेन से दिखाना चाहूँ, ये देखो ये हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही है, जगह जगह पर बनाना नहीं आएगा, बस याद रखिए। इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेड साइड बाय साइड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में और ज्यादा कंफ्यूजिंग, अल्फा में सिंपल होता है, बीटा में अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, टर्सरी में और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, ठीक है ना। रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ ऑल पेप्टाइड चेन, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी में फोल्डिंग करवाई तो सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी की फर्दर फोल्डिंग हुई तो आपके पास टर्सरी बन जाएगा, और यहां से हमारे पास फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन बन के निकलते हैं। द मेन फोर्सेज विच स्टेबलाइज सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रोटीन्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल्स फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो भी तुम्हें याद आ रहा है सारी फोर्सेज होती हैं। प्राइमरी में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, टर्सरी में, अच्छा प्राइमरी में पेप्टाइड के अलावा प्राइमरी में पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी में पेप्टाइड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड, टर्सरी में पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सब कुछ। टर्सरी और ज्यादा। Some of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chain referred to as subunits. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure. अच्छा देख लो, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये सिंपल, ये प्राइमरी है, फिर आपको घुमाए गए तो ये कौन सा बन गया, सेकेंडरी, और फिर फोल्डिंग की और फोल्डिंग हुई, टर्सरी, टर्सरी की और फोल्डिंग हुई, स्पेशल अरेंजमेंट बनाया गया तो ये आपके पास क्या बन गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन के आ गया। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जो आपका सेकेंडरी टर्सरी प्रोटीन होते हैं, जब आप उनको गर्म करते हो या पीएच को चेंज करते हो, उसके सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर को खत्म कर देते हो, उनकी फोल्डिंग को खत्म कर देते हो और उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर के रूप में ले आते हो, तो उसे डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नेचुरल फॉर्म। When a protein in its native form is subjected to physical change like change in temperature or chemical change like change in pH, the hydrogen bond are disturbed. ये आया हुआ था। Due to this, globules unfold and helix get uncoiled. जो globules है वो unfold हो जाएंगे, जो helix है वो uncoiled हो जाएंगे। Protein lose its biological activity, उसकी biological activity खत्म हो जाएगी और इसे बोलते हैं denaturation of protein. During denaturation, secondary and tertiary structure are destroyed, but primary structure remains intact. द कोएगुलेशन ऑफ एग, अगर अंडे उबाले हो तो आपने देखा होगा वो किस फॉर्म में, डीनेचुरेशन नेचुरल फॉर्म को हटा देना ना, अंडे की नेचुरल फॉर्म लिक्विड फॉर्म होती है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वो बॉईल हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध की दही जमा तो। आगे बढ़ते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन गोल गोल सी शेप होती है उनकी, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। वो टेम्परेचर के साथ एक रिमार्केबल चेंज शो करते हैं। अगला है दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और द क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच दे वर्क। एंजाइम का ऐसे ही रहता है, जिस पे वो काम करते हैं उसी के बेस पे उसका नाम होता है। अगर आप देखो, मैंने क्या बोला कि बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने वन शॉट देखा होगा, देखो अगर वन शॉट देख के आए तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिल होंगी, और जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक है जो बहुत छोटे दिए गए हैं तो आपको बहुत डिटेल में उधर भी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर कोई एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस कर रहा है माल्टोज की, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, माल्टेज बोल देंगे। इसके बारे में कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच पर ही काम करेंगे, ठीक है। हाईली स्पेसिफिक होते हैं, इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ये वाली बातें होती हैं एंजाइम्स के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, अच्छा एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। एंजाइम्स आर सेड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन को फास्ट कैसे करता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ किसका मैग्नीट्यूड कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी का। जैसे कि एक रिएक्शन है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, जिसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए थी, 6.22 किलो जूल, बट जब हमने उसमें एंजाइम डाल दिया तो वहां पर सिर्फ कितनी चाहिए, 2.15 किलो जूल। नेक्स्ट है वाइटामिन। वाइटामिन मैंने बताया ना, जस्ट लाइक एसेसरीज होती है ना मोबाइल्स के साथ, वाइटामिन भी ऐसे होते हैं, थोड़े थोड़े चाहिए होते हैं। सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट, बट देयर डेफिशिएंसी कॉज स्पेसिफिक डिसीज। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड वाइटामिन, है ना।
Most of the vitamins cannot be synthesized in our body, but plants can synthesize almost all of them. So they are considered as essential food factors. However, the bacteria of the gut can produce some of the vitamins required by us. All the vitamins are generally available in our diet. Different vitamins belong to various chemical classes. It is difficult to define them on the basis of their structure. Structure के बेस पे डिफाइन नहीं करते हैं. They are generally regarded as organic compound required in the diet in small amount to perform specific biological function to normal maintenance of optimum growth. क्या होते हैं भाई? डाइट में स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. अगर वाइटामिन्स के देखिए बहुत तगड़े तगड़े नाम होते हैं केमिकल के बेस पे, बाकी इनकी क्लास बनाई गई हैं, सिंपल अल्फाबेट पे नाम रखे गए हैं A B C D. सम ऑफ देम आर फर्दर क्लासिफाइड एज सब ग्रुप्स जैसे B1 B2 B6 B12. एक्सेस ऑफ वाइटामिन इज ऑल्सो हार्मफुल. ये बड़ा गंदा लगता है मुझे कि एक्सेस भी इसकी हार्मफुल रहती है. वाइटामिन पिल शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर. जैसे कहीं होते हैं ना कि चलो वाइटामिन डी ले लेता हूँ, वाइटामिन ई ले लेता हूँ, गलत है. डॉक्टर से एडवाइस लेके ही लेना चाहिए. द टर्म वाइटामिन वाज coined from the word vital plus amine, since the earlier identified compounds had amino group. Later work showed that most of them didn't contain amino groups, so the letter E was dropped and the term vitamin is used these days. पहले इसका विटामिन नाम होता था, अब वाइटामिन होता है इसका नाम, क्योंकि पहले वाले जो हमारे अमीनो वाइटामिन थे उनके अंदर अमीनो ग्रुप था, बट बाद में जितनों की खोज होती गई पता चला रहे नहीं इसके अंदर तो अमीनो ग्रुप नहीं है. ठीक है. दो बड़ी फेमस क्लास होती है, एक होते हैं हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन. फैट सोल्यूबल जो फैट में घुलते हैं, विच आर सोल्यूबल इन फैट ऑयल्स, और जो फैट में घुलते हैं ऑयल में घुलते हैं वो वाटर के अंदर नहीं घुलेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर. विटामिन A D E एंड K है ना, कहाँ पर स्टोर होते हैं? लिवर के अंदर. एडिपोज, एडिपोज क्या होता है? फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है. उसके बाद वाटर सोल्यूबल विटामिन है. वाटर सोल्यूबल विटामिन जो बी की फैमिली है. विटामिन सी जो है आर सोल्यूबल इन वाटर, सो दे ग्रुप टुगेदर. वाटर सोल्यूबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली. इनकी रेगुलर जरूरत पड़ती है. क्यों? बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी. एक को स्टोर कर सकते हैं हम लोग, विटामिन B12 को. क्लियर है. अब बेटा जी मेन होता है इनकी डेफिशिएंसी डिसीज. ये थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लेना, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है. विटामिन A की वजह से कौन सी बीमारी होती है? जेरोथैल्मिया. विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी. विटामिन B2 की कमी से क्यूलोसिस या फिर बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन. विटामिन B6 से कन्वल्सन. कन्वल्शंस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ. आपने सुना होगा यार मेरा पैर सो गया, यार नस पे नस चढ़ गई, वो वाला जो सीन बनता है विटामिन B6 की वजह से बनता है. विटामिन B12 पर्निशियस एनीमिया. एनीमिया जो होता है ब्लडलेसनेस को बोलते हैं. ठीक है. और अगर RBC कम हो जा रहे हैं हेमोग्लोबिन में तो पर्निशियस एनीमिया. विटामिन C की वजह से फेमस बीमारी होती है स्कर्वी. स्कर्वी जब मसूड़ों से खून आने लगता है. विटामिन D की कमी से बीमारी होती है रिकेट्स. रिकेट्स जो बोन से रिलेटेड होते हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं. विटामिन E इंक्रीज फ्रेगिलिटी ऑफ RBC, मस्कुलर वीकनेस, या फिर जो क्या होता है यार फर्टिलिटी रेट को, फर्टिलिटी पावर को, फर्टिलाइजेशन की जो पावर होती है अपने जैसे और स्पीसीज बनाने की जो पावर, वो विटामिन E की वजह से. और विटामिन E को स्मार्टनेस का विटामिन भी बोल दिया जाता है कई बार. ठीक है. विटामिन K जो क्या करता है, वो ब्लड क्लोटिंग का टाइम इंक्रीज कर देता है. मोस्टली सभी जो विटामिन है वो हमें मिल्क से मिल जाते हैं, ग्रीन लीफी वेज से मिल जाते हैं, फिश से, मीट से, ये होता है मोस्टली के अंदर ये है. विटामिन C के अंदर खास बात ये है कि वो सिट्रस फ्रूट से मिलता है, खट्टे फलों से मिलता है. विटामिन D हमें मिलता है ब्रो सनलाइट से. ठीक है. नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड, एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज रिजेंबल्स इट्स एंसेस्टर्स इन मैनी वेज. हाउ आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट? ये न्यूक्लिक एसिड के काम है. न्यूक्लिक एसिड ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ अ लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटी. ठीक है. क्रोमोसोम्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड अंदर द टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड. दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है. और न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर होते हैं. किसके पॉलीमर होते हैं? लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. इसी वजह से इनका दूसरा नाम क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी होता है. प्रोटीन्स पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के, दैट्स व्हाई उन्हें पॉलीअमीनो एसिड भी बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स जैसे नाम होते हैं. अच्छा देखिए हमारे पास ना दो वर्ड होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोटाइड है ना, एक होता है न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड इनके अंदर ना एक तो आपको बेस देखने को मिलता है, नाइट्रोजीनियस बेस, एक देखने को मिलती है शुगर, एक देखने को मिलता है फॉस्फेट ग्रुप. ये आपको न्यूक्लियोटाइड के अंदर देखने को मिलता है, फॉस्फेट ग्रुप. और न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? एक बेस और एक शुगर. फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है. ठीक है.
क्या होता है भाई, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए यील्ड अ पेंटोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कॉल्ड बेसिस, नाइट्रोजनियस बेस बोलते हैं। इन डीएनए मॉलिक्यूल द शुगर इज बीटा डी 2 डिऑक्सीराइबोज वेयर एज आरएनए इज बीटा डी राइबोज। राइबोज बीटा समझते हो ना, ये OH लेफ्ट वाला अब में लगा देना, ठीक है, ये राइबोज है बेटा। और अगर मैं सेकंड पोजीशन से O हटा दूंगा तो ये बीटा डी 2 पे डीऑक्सी हो गया ना, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है तो ये डीऑक्सीराइबोज हो गया, बाकी तो सेम ही है, ठीक है। डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस, कौन कौन से हैं वो 4 बेस भाई? पहला है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमाइन। और आरएनए के अंदर क्या होता है भाई, 4th बेस डिफरेंट होता है, वो क्या होता है? यूरासिल। बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा बेस डिफरेंट है, कौन से सिमिलर है? AGC कॉमन होते हैं, T एंड U डिफरेंट होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमाइन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? थाइमाइन आपको देखने को मिलता है इन डीएनए एंड यूरासिल आप लोगों को देखने को मिलता है इन आरएनए। क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की बात कर लें, कैसे होते हैं भाई? अच्छा ये न्यूक्लियोसाइड है बेटा, किसी भी न्यूक्लियोसाइड का सबसे सिंपल जिसके अंदर क्या है, एक पेंटोस शुगर है और बेस है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। इधर क्या है, बेस भी है, शुगर भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, उसमें से H3 को हटा देते हैं तो फॉस्फेट ग्रुप बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है भाई, देख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर। अच्छा हमने बहुत सारी लिंकेज भी देख ली है आज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात की थी, पेप्टाइड्स के अंदर आप लोगों ने, प्रोटीन्स के अंदर आप लोगों ने पेप्टाइड लिंकेज की बात की है, और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आप लोगों ने, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर या फिर न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर आप लोगों ने फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज की बात की है। जुड़े कहाँ से होते हैं भाई? कार्बन नंबर 5th और 3rd से, ठीक है। शुगर का कार्बन नंबर 5th और 3rd। ये कार्बन नंबर 1 पे आप लोगों ने बेस लगा दिया, कार्बन नंबर 5th पे क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, और ये 3rd से दूसरे वाले के साथ जुड़ जाते हैं। देखो ये मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है बेटा, फिर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ से अगर देखो तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए और कुछ भी इसमें चेंज आया है नहीं। आगे मूव करते हैं। सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है भाई? बेस है, शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, फिर बेस है, शुगर है, शुगर के साथ बेस, फॉस्फेट ग्रुप, इस तरह चलता रहता है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंसेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो। जे वॉटसन एंड एफ क्रिक ने बताया था कि इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है भाई। क्या होता है? Two nucleic acid chain are wound about each other and held together by hydrogen bond between pair of bases। एक एक वर्ड ध्यान से समझने की बात है। The two strands are complementary to each other because the hydrogen bond are formed between specific pair of bases। Adenine form hydrogen bond with thymine, whereas cytosine form hydrogen bond with guanine। एडेनिन का किसके साथ बॉन्ड बनता है? थाइमाइन का साथ। और गुआनिन का किसके साथ बॉन्ड बनता है भाई? साइटोसिन के साथ। तो आप देख पा रहे हो, ये है, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ठीक है, और इसमें बेसिस जुड़े होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक का एक बेस होगा, दूसरी चेन का दूसरा बेस होगा, उनका बॉन्ड होगा, एक एडेनिन एक थाइमाइन, फिर एक का गुआनिन एक का साइटोसिन, ये आपस में जुड़े होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ ही चलती रहती हैं। ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर मैं आरएनए की बात करता हूँ, आरएनए में सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। 3 तरह के आरएनए होते हैं बेटा। mRNA जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, rRNA राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, tRNA। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं। देखिए जो फिंगरप्रिंट्स आप लोगों ने सुने, बट फिंगरप्रिंट्स चेंज किए जा सकते हैं। और आपने देखा होगा कई बार मोबाइल में क्या होता है, जब हमारे हाथ पे ऑयल वगैरह लगा होता है तो फिंगरप्रिंट वहाँ पर मैच नहीं करते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत फेमस है। कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इन फॉरेंसिक लैब फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स टू डिटरमाइन पैटर्निटी, है ना। अगर किसी के माँ बाप का पता करना हो कि हाँ यार ये होता है ना, कई बार देखा होगा कि यार बहुत तगड़े तगड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिर पता नहीं लगता कि किसकी बॉडी किसको सौंपनी है, तो फिर वहाँ पर डीएनए के मैच करवाया जाता है। टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज इन एनी एक्सीडेंट बाय कंपेयरिंग द डीएनए ऑफ पेरेंट्स और चिल्ड्रन, टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप, टू रीराइट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। नेक्स्ट हार्मोन्स है भाई। हार्मोन्स क्या होते हैं? दैट एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर produced by endocrine glands in the body and are poured directly in the bloodstream which transport them to the site of action। इंटरसेल्युलर मैसेंजर होते हैं, बनते कहाँ पर हैं? प्रोड्यूस कौन करता है? एंडोक्रिन ग्लैंड्स में,
और डायरेक्ट हमारे ब्लड में इसको पोर कर दिया छोड़ दिया जाता है एंड फिर वो खुद जाते हैं और जहाँ पर इनको काम करना होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी। अब जैसे बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे कि इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। इंसुलिन इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू द रैपिड राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर कभी ब्लड ग्लूकोज का लेवल एकदम से बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन एकदम से पैदा होने लगेगा इंसुलिन की, चलो यार ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, मुझे इसको मेंटेन करना है। और देखो वो बहुत सारे शुगर पेशेंट होते हैं, उनको इंसुलिन ही दिया जाता है। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। उसके बाद है द टू हार्मोन्स टुगेदर रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। हार्मोन ग्लूकाजोन टेंड टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। अच्छा, उसके बाद है growth hormones and sex hormones play role in growth and development. Thyroxine produced in the thyroid gland is an iodinated derivative of amino acid tyrosine. Abnormally low level of thyroxine leads to hypothyroidism, which is characterized by lethargianism and obesity. बड़े अजीब सी शब्द हो गए हैं। आपने वो घेंगा वाली बीमारी देखी होगी, थायराइड वाली बड़ी सारी बातें सुनी होंगी। क्या होते हैं भाई, ये भी बॉडी में कौन ही पैदा करते हैं, हार्मोन्स ही पैदा करते हैं, है ना। अगला है भाई, लो लेवल ऑफ आयोडीन इन द डाइट में लीड टू हाइपोथायरॉइडिज्म एंड इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर हमारी बॉडी में क्या हो जाए भाई, आयोडीन का लेवल जो है कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ी हो जाती है। स्टीरॉइड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड गोनाइड्स। अरे छोड़ो यार, ये बड़ी मुश्किल सी है, खुद ही पढ़ लेना इसको। टेस्टोस्टेरोन इज द मेजर सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन मेल्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक जैसे डीप वॉइस, फेशियल हेयर, जनरल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। एस्ट्राडियोल इज द मेन फीमेल सेक्स हार्मोन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो तुम्हें वन शॉट में कराना वही पढ़ लेना, अदरवाइज ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो ये है बेटा जी सारे का सारा मेरी तरफ से। क्या क्या है मेरी तरफ से, हाँ, एनसीईआरटी का निचोड़ ऑफ बायोमोलिक्यूल। प्लीज़ वन शॉट देख लेना, नोट्स पढ़ लेना, पीवाईक्यू भी कर लेना, इतना बहुत है। तुम्हारे 3-3.5 घंटे लगेंगे, बट 3-3.5 घंटे में तुम्हारे 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई रोकने वाले नहीं है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और 2x की स्पीड पे देख लेना। ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर। और किस चैप्टर का एनसीईआरटी का निचोड़ लेंगे ना, कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय बाय, जय हिंद।